तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिस छिपी हुई दुनिया की बात करने वाले हैं ना, वो इन बड़े पर्दे की चमक दमक से बिल्कुल अलग है। अभी हाल ही में जो बड़ी फिल्में आई हैं, जैसे धुरंधर, उनमें जासूसों की एक अलग ही ग्लैमरस तस्वीर दिखाई जाती है। देखने में बड़ा मजा आता है ना? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो थोड़ी खौफनाक है। असल जिंदगी में एक जासूस होने का मतलब सिर्फ तेज गाड़ियां और बंदूकें नहीं होता। इसके लिए एक ऐसी मानसिक ताकत और धैर्य चाहिए जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाग 1, सिनेमाई मिथक बनाम जमीनी हकीकत। हम सबको शानदार जासूसी कहानियां पसंद है। सिनेमाई जासूसों की दुनिया धमाकों, बेहतरीन सूट, पब्लिक रिकग्निशन और आसानी से बच निकलने के कारनामों से भरी होती है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, जो असली डीप कवर जासूस होते हैं ना, उनका काम शुरू ही तब होता है जब वो अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह मिटा देते हैं। यहाँ किसी सिनेमाई बहादुरी की जगह नहीं है। यहाँ होती है एक गहरा मनोवैज्ञानिक धैर्य, भयंकर एकांत और अक्सर अंत में एक गुमनाम कब्र। भाग 2, अजीत डोभाल का संकट। हमारे वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, एक वक्त था जब उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर में एक मुस्लिम के रूप में पूरे 7 साल डीप कवर जासूस की तरह गुजारे। अब जरा एक सेकंड के लिए उस खौफनाक पल की कल्पना कीजिए। वो एक मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं, तभी वहां बैठे एक मौलाना की नजर उन पर पड़ती है। मौलाना उन्हें साइड में बुलाते हैं और सीधे बिना किसी घुमाव फिराव के पूछते हैं, क्या तुम एक हिंदू हो? सोचिए उस वक्त किसी भी इंसान पर क्या बीतेगी। एक जासूस के लिए ये वो पल है जहां सांसें लिटरली रुक जाती हैं। अब यहां जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये कि मौलाना को शक हुआ कैसे। वो थे उनके छिदे हुए कान। हिंदू पुरुषों में कान छिदवाना एक बेहद आम सांस्कृतिक परंपरा है, और बस इसी एक छोटी सी निशानी ने उनके इतने सालों के कवर को गंभीर खतरे में डाल दिया था। मौलाना ने उन्हें एक कमरे में ले जाकर साफ साफ कह दिया कि वो पकड़े गए हैं। लेकिन यहाँ डोभाल जी ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने तुरंत कहा कि उन्होंने जीवन में बाद में इस्लाम कबूल किया है। पर असली ट्विस्ट तो अब आता है। मौलाना ने उन्हें इस निशानी को छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सलाह दी और फिर अपनी आवाज़ धीमी करते हुए एक बहुत बड़ा राज खोला। मैं भी एक हिंदू हूँ। मौलाना का पूरा परिवार मारा जा चुका था। खुद को जिंदा रखने के लिए वो दशकों से एक मुस्लिम के भेष में जी रहे थे। उन्होंने अपनी एक गुप्त अलमारी खोलकर दिखाई जिसमें भगवान शिव और माँ दुर्गा की मूर्तियां थीं, और बताया कि वो आज भी उनकी पूजा करते हैं। सोचिए, ये बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लगता है, पर यह 100% सच है। भाग 3, असली ब्लैक टाइगर। जब हम डीप कवर जासूसी की सबसे बड़ी कामयाबी की बात करते हैं ना, या जिनकी जिंदगी से धुरंधर जैसी कहानियां प्रेरित होती हैं, तो वहां एक नाम उभर कर सामने आता है, रविंद्र कौशिक, या कहूं नबी अहमद शाकिर। ये कोई आम नाम नहीं था। ये एक नई पहचान थी जो भारत के एक बेहद शानदार थिएटर आर्टिस्ट के लिए गढ़ी गई थी। 1973 में उन्हें रिक्रूट किया गया। क्योंकि वो मोनो एक्टिंग में माहिर थे, तो उन्हें दिल्ली में इस्लामिक धर्मशास्त्र और उर्दू की ऐसी कड़ी ट्रेनिंग दी गई कि उनकी पुरानी पहचान पूरी तरह मिट जाए और वो सिर्फ और सिर्फ नबी अहमद शाकिर बनकर रह जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे बिल्ड होती है। 1975 की बात है। उनकी उम्र थी सिर्फ 23 साल जब उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा। वहां जाकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और पाकिस्तानी सेना ज्वाइन कर ली। और 1983 आते आते उनका राइज इतना शानदार था कि वो मिलिट्री अकाउंट्स विभाग में मेजर बन गए। उन्होंने एक स्थानीय महिला से शादी भी की और इस पूरे वक्त में वो कहूटा परमाणु सुविधा जैसी बेहद संवेदनशील जानकारियां लगातार भारत भेजते रहे। भाग 4, धोखा और बलिदान। जासूसी की इस खौफनाक दुनिया में ना, एक छोटी सी चूक पूरी जिंदगी को भयंकर त्रासदी में बदल सकती है। सितंबर 1983 में एक जूनियर ऑपरेटिव थे इनायत मसीह, उन्हें संपर्क करने के लिए भेजा गया था। दुर्भाग्य से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने मसीह को पकड़ लिया और जब वहां टॉर्चर हुआ तो उसने मुल्तान में कौशिक के साथ मुलाकात की जगह का खुलासा कर दिया और बस एक झटके में ब्लैक टाइगर का इतने सालों का कवर तबाह हो गया। गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कौशिक को लगातार भीषण यातनाएं दी गई। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। जरा तसव्वुर कीजिए, 16 लंबे साल उन्होंने कोट लखपत और मियांवाली जैसी हाई सिक्योरिटी जेलों में गुजार दिए। इस पूरे भयानक दौर में सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उनकी पाकिस्तानी पत्नी और बच्चे को कभी भनक तक नहीं लगी कि उनकी असली राष्ट्रीयता क्या थी।
इस भयंकर अकेलेपन ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। यहाँ सबसे अहम बात जो सामने आती है वो उनकी एक चिट्ठी में है। उन्होंने जेल से अपने परिवार को गुप्त रूप से एक लेटर भेजा था जिसमें दर्द से भरे ये शब्द थे, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? बीमारी और उपेक्षा के चलते 2001 में मियांवाली जेल में उनका निधन हो गया और उन्हें उसी जेल के अहाते में एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। भाग 5, भुला दिए गए जासूस। रविंद्र कौशिक की ये दर्दनाक कहानी सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है। खुफिया तंत्र के इस अंधेरे में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी कुर्बानियां आज भी दबी हुई हैं। अगर हम इन कुछ नामों को देखें, कश्मीर सिंह जो मोहम्मद इब्राहिम बने, उन्हें 35 साल एकांत कारावास में काटने पड़े। मोहनलाल भास्कर को मोहम्मद असलम बनने की कीमत 14 साल जेल में चुकानी पड़ी। और सरस्वती राजामणि जी, जिन्होंने ब्रिटिश काल में एक डांसर का भेष बदला था, उन्हें पैर में गोली लगी थी। ये उदाहरण बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं कि इस काम का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। एक सेकंड के लिए यहां रुकते हैं। 35, इस नंबर की गहराई को जरा महसूस कीजिए। कश्मीर सिंह ने पूरे 35 साल बेड़ियों में जकड़े हुए बिल्कुल अकेले एकांत कारावास में सिर्फ इसलिए बिता दिए क्योंकि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। और जानते हैं इस सब के लिए उन्हें क्या मिलता था? महज 4800 रुपये प्रति माह का वेतन। सोचना भी मुश्किल लगता है ना। और अगर लगता है कि ये सिर्फ चंद कहानियां हैं तो 2016 में संसद में पेश किए गए सरकारी दस्तावेजों पर नजर डालते हैं। ये डेटा बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से दिखाता है कि ये लापता कर्मियों और युद्धबंदियों का मुद्दा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक लेवल की मानवीय कीमत को दर्शाता है। इन आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो 74 रक्षा कर्मी, जिनमें 54 युद्धबंदी और 20 अन्य कर्मी शामिल हैं। माना जाता है कि ये 1971 से पाकिस्तान की जेलों में मौजूद हैं। भारत लगातार कूटनीतिक स्तर पर उनकी रिहाई का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अपनी हिरासत में किसी भी भारतीय युद्धबंदी की मौजूदगी को कभी स्वीकार नहीं करता। इसी संदर्भ में साल 2007 में लापता रक्षा कर्मियों के परिजनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान की 10 अलग-अलग जेलों का दौरा किया था। इतनी कोशिशों के बावजूद वो डेलीगेशन जेलों में इन व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति की ठोस पुष्टि नहीं कर सका। इस निराशा ने उन परिवारों के जीवन में हमेशा के लिए एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जो कभी भर नहीं सकता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है, क्या असल जिंदगी में कभी वो सुखद हॉलीवुड स्टाइल हैप्पी एंडिंग मिलती है? सिल्वर स्क्रीन के जासूस हर धमाके के बाद शान से चलते हुए निकल जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी के ये जासूस अपने पीछे एक ऐसी गहरी और अक्सर बिना किसी मान्यता वाली विरासत छोड़ जाते हैं जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज की इस चर्चा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको इस गंभीर विषय पर एक नया नजरिया मिला होगा।